आज को आज हम लोगों को करना है ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है, यानी कि बहुत अधिक हाई लेवल की हाई टेम्परेचर वाला जो इलाका होता है इसी को हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता। ये आप लोग याद रखिएगा कि ध्रुव ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे 6 महीने तक सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय भी नहीं होता है, यानी कि दिन और रात 6-6 महीना के होते हैं। सर्दियों में तापमान यहाँ का जो होता है -37 डिग्री तक चला जाता है और यहाँ रहने वाले जो जंतु होते हैं वो चरम स्थितियों यानी कि इतने ठंडी में भी अपने आप को अनुकूलित यानी कि अपने आप को उस मौसम में ढाल लेते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। देखिए, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं यानी कि हमको उसको फर भी कहते हैं। अब जो उनके बाल होते हैं वे सफ़ेद वर्ग की पृष्ठभूमि में यानी कि जो जैसा उनकी वाइट होती है तो अपने आसपास के इलाकों में आसानी से दिखाई नहीं देते, यानी कि बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। इससे उन्हें अपने परभक्षियों जो उनके शत्रु होते हैं उनसे बच जाते हैं और साथ ही अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है इनको ध्रुवीय भालू को अपने सफ़ेद फर से। इन्हें चरम शीत से बचने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। पहले तो एक ठो बाल हो गया, इसके बाद नीचे एक ठो वसा की पतली परत होती है। वास्तव में इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं, फिर से आराम कर लेते हैं ताकि इनका जो शरीर है ये गर्म ना हो। अगर गर्म हो जाए इनकी शरीर तो इनको ठंडी महसूस होने लग जाएगी। इसीलिए गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलाप के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं और जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करती है बल्कि ये बर्फ पे भी आसानी से चल पाते हैं अपने लंबे और चकले पैरों के सहारे। ये तैरते समय अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रहते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिसे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। अब देखिए, इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिससे क्या करते हैं ना, अपने शिकार को ढूंढते हैं और पकड़ भी लेते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों का चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग 7.3 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 7.3। तो हम लोग एक करके समझते हैं। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद ये है, इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते इनके सफ़ेद बालों के कारण। और दूसरा यह है कि इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है और ये सर्द मौसम इसे गर्म रखती है। इसके बाद ये तीसरा ये है कि इसका शरीर इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक पतली परत होती है जो इनको क्या करते हैं, ठंडी से बचाती है। इसका शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखते हैं। इसके बाद चौथा ये है कि इनके नखर यानी कि जो नाखून होते हैं मुड़े हुए और लंबे और पैने भी होते हैं। इसके बाद ये इन्हें क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं, बर्फ़ में चलने में सहायता करती हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे यह है कि इसमें सूंघने की शक्ति घ्राण यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने की सहायता करती है। तो यही था 7.3 चित्र भालू का। ठीक है, आगे चलते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र का एक
अन्य परिचित जीव जो है वो पेंगुइन है। जो चित्र 7.4 में दिखाया गया है ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैट होती है इनके शरीर में। आपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं, यानी कि वो झुंड में रहते हैं अपने आप को गर्म ठंडी से बचाने के लिए, यानी कि गर्म रहने के लिए। याद कीजिए कि जब आप खचाखच बस के किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्मी महसूस करते हैं, ये आपने ज़रूर किया होगा। धुरी भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छी तैराक होती है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, यानी कि लाइन लाइन होता है, ठीक है, ऐसे धारा रेखित का मतलब होता है, ठीक है। और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे अच्छे तैराक भी होते हैं, जो चित्र 7.5 में दिखाया गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे इनको ऐसे जो पैर होती है इनको मदद करती है पानी में तैरने के लिए। तो देखिए जो पहेली है वो पूछ रही है कि क्या मछली और तितलियां भी पक्षियों की तरह प्रवास करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ जैसे कस्तूरी, मिरिक, रेनडियर, लोमड़ी, सील व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि यहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। जो मछली होती है वो ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक रह सकती है। जहाँ वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है। इसी कारण से अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास करने के लिए चले जाते हैं। और क्या होता है, जब सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। इसी तरह से उनका जो जब ठंडी आता है तो दूसरे जगह चले जाते हैं, जब ठंडी समाप्त होने लग जाती है तो अपने स्थान अपने घर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में तो सुना ही हुआ, ये तो आप लोग जाने होंगे, ठीक है। जो साइबेरियन के राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सदियों में प्रवास के लिए आते हैं। यानी कि जब ये साइबेरिया से बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके ये भारत में आ जाते हैं, ठीक है, जब ठंडी की मौसम होती है। कुछ पक्षी उत्तरी पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं, जो 7.6 में दिखाया गया है। तो आइए देखिए 7.6 में ऐसे पक्षियों को दिखाया गया जो प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली आती हैं। यहाँ पे देखिए फिगर है, देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है, इसीलिए यहाँ के जो भी क्षेत्र होता है वो गर्म होता है। हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या आप जानते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते थोड़ा सा। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बहुत लंबी यात्रा करके जाते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायता होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनका उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आ जाते हैं, ये एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है, यानी कि ये जानते हैं दिशा और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों यानी कि लैंडमार्क का उपयोग करते होंगे। संभवतः अनेक पक्षी को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है, जैसे पहले के लोग किया करते थे। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते होंगे। केवल पक्षी ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं, अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसम के
में प्रवास कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या आप जानते हैं खत्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः जो होती है 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है इलाका है। ठीक है, गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाती है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, यानी कि ये जो लंबे जो रात और दिन होते हैं एक समान होते हैं इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटी और असम में पाए जाते हैं। ये कहाँ है भारत में जो होती है पश्चिमी घाटी और असम में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो देखिए इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो भारत में तो पाई जाती हैं, लेकिन वर्ल्ड के इस इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे हो गया दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावन में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में जैसे कि बंदर हो गया, एप्स हो गया, गुरिला हो गया, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट भी शामिल हैं। आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग करने वाले हैं। देखिए, वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं को विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। बहुत ही उपयुक्त होता है। देखिए, चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अत्यधिक होती है, जनसंख्या जो होती है जंतुओं की बहुत ज़्यादा होता है, अतः इनके भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि होड़ लगी होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करती है जिन पर वे रहते हैं। ठीक है, जो लाल नेत्र वाला जो मेंढक होता है वह पेड़ पर रहते हैं बेसिकली। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जो 7.7 में दिखाया गया, तो देखिए यहाँ पे लाल नेत्र वाले जो होता है मेंढक को का चित्र है यहाँ पे। आगे देखिए, ये वृक्ष पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूँछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता होती है। जो लंबे जो पूँछ होती है बंदरों को, वो क्या करती है, वो पेड़ पर पकड़ बनाने के काम में आती है, जो 7.8 में दिखाया गया है आपको। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिसे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं, यानी कि पकड़े रहते हैं। तो देखिए कितना छोटा सा दिखाया, और ये जो बंदर है छोटा सा दिखा रहा है और इसकी जो पूँछ है बहुत लंबी दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना ही बड़ा है, इसके शरीर से बहुत ज़्यादा लंबा है। आगे चलते हैं। देखिए, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी जो होती है, वो चोंच बहुत लंबी होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखा में लगे फलों तक पहुंच सकते हैं जो बहुत कमज़ोर होती है। यानी कि कमज़ोर शाखा होती है, वहाँ पे जंतु तो जा नहीं सकते क्योंकि उसकी डाली टूट जाएगी। लेकिन ये जो टुकुन पक्षी है ये आसानी से पहुँच जाता है, क्योंकि इसकी चोंच जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इसका भार नहीं सह सकती। ठीक है, यही वही बात हुआ कि जो पक्षी जो होती है ऐसी शाखाओं पर जाकर बैठती है जो बहुत ज़्यादा पतली होती है, और ये उड़ते उड़ते फल वहाँ से ले लेती है। ठीक है, जो चित्र 7.9 में दिखाया गया है ये है टुकुन पक्षी। आगे चलते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशीलता शक्ति तीव्र यानी कि दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है बहुत ज़्यादा। ये बहुत दूर की सुनते हैं। इसकी तीव्र जो दृष्टि होती है, इनकी आंखें बहुत तेज होती है, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण, ठीक है, रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर
छद्मावरण करने में सहायता करती है, यानी कि अदृश्य बना देती है, इनकी वैसी त्वचा होती है। और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है, यानी कि जो उसके शत्रु होते हैं उनसे ये बचने में सहायता करती है, उनकी रंग जो होती है वो। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता, जो बिल्ली परिवार के जो जंतु होते हैं जैसे कि शेर और चीता, इनकी मोटी खाल होती है, बहुत ज़्यादा मोटी खाल होती है, तथा इनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। जैसे लायन डेल्टा लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। दाढ़ी वाला ऐप किसको कहते हैं, तो लायन डेल्टा लंगूर को, जो 7.10 में दिखाया गया चित्र, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो है लायन डेल्टा लंगूर का चित्र दिखाया गया है 7.10 में। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा जो ऐप होता है, ऐप यानी कि लंगूर जो होता है, पश्चिमी घाटी के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसे सफ़ेद आयाल है, जो सिर के चारों ओर गोलों और चिंबुक ठोड़ी तक रहती है। यहाँ पे देखिए, ये जो है आयाल है, इसके जो सर में, ठीक है, ये यहाँ तक यानी कि ठोड़ी तक पूरे सर को कवर किए हुए, इसी को आयाल कहते हैं, ठीक है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। बंदर प्रजाति के हैं तो बंदर तो क्या करते हैं, आसानी से पेड़ पर चढ़ ही जाते हैं। देखिए, अपने जीवन का यह अधिकांश समय वृक्ष पर ही व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। यह मुख्यतः फल खाते हैं, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खा जाते हैं। लायन डेल्टा लंगूर वृक्षों की छाल में वसा करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में असमर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं, यानी कि कभी कभी ही ये भूमि पर आते हैं। इसके बाद भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी भी है, जो चित्र 7.1 में दिखाया गया है। हाथी आप लोग तो देखे होंगे। देखिए, हाथी अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ये बहुत ही कैसे भी परिस्थितियों में ये जीवित रह सकते हैं। इसकी जो सूंड को ध्यान से देखिए, इसकी जो सूंड है उसको आपको ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। एक तो काम ये सूंघने के लिए करते हैं और ये भोजन को उठाने के लिए भी करते हैं। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जो बाहर दांत होते हैं, जिन्हें रद कहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए अस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होती है। ये जो हाथी की लंबी कान होती है, वो थोड़ी सी भी हल्की भी आवाज़ को आसानी से सुन लेती है, ध्वनि को सुनने में सहायता होती है। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनकी कान सहायता करती है, यानी कि वो हवा करते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का जो चैप्टर है 7 वो ख़त्म होता है। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।